लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था दोस्तों। और ये जो घटनाक्रम था इसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी दल एआईएडीएमके से अलग हो गई थी। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको अब हटा दिया गया है, उनसे खफा थी। और एआईएडीएमके का आरोप था कि वो बार बार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, पार्टी को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं, पार्टी पर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ रणनीति जो है वो तय कर रहे हैं, और बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। इसकी वजह से एआईएडीएमके ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए बीजेपी का साथ जो है वो छोड़ दिया था। बाकायदा ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट करते हुए स्थानीय भाषा में कहा गया था कि थैंक यू, दोबारा मत आना। मगर फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को उसी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना पड़ गया है। तमिलनाडु में फिर से बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर लिया है दोस्तों। जो गठबंधन तकरीबन 2 साल पहले टूट गया था और बहुत बुरे लेवल पर टूटा था, बहुत बुरे स्टेज पर टूटा था। जिस तरीके से गठबंधन टूटा और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर स्वागत किया, ऐसा लगा दोस्तों कि शायद खलबली इतनी ज्यादा मच चुकी थी, पार्टी में, दोनों पार्टियों में दरार इस कदर पड़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का रास्ता तलाश रहे थे, समय देख रहे थे, राह तक रहे थे कि कब अलग होंगे, मगर अलग हो नहीं पा रहे थे और फिर अलग हो गए दोस्तों। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि फिर से गठबंधन करना पड़ गया है दोस्तों? जो गठबंधन अभी हुआ है उसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है? क्या एमके स्टैलिन की मजबूती की वजह से अमित शाह को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया है? पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, अमित शाह जो है, अमित शाह ने साफ सीधे तौर पर यह कह दिया है कि तमिलनाडु में 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि एआईएडीएमके की कोई मांग नहीं है एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर, हमारी भी कोई मांग नहीं है, और हमारा ऐसा मानना है कि ये गठबंधन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर ये बात आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हुए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। देखिए, दक्षिण के तमाम राज्यों की बात करें तो एक एक करके जिन राज्यों में भाजपा थी वो राज्य भी भाजपा ने गंवा दिए। चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, तेलंगाना में आने की संभावना जताई जा रही थी, मगर तेलंगाना में भी कांग्रेस ने पैर नहीं रखने दिया। फिर आप बात करेंगे अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में काफी समय से भाजपा पैर पसारने की कोशिश कर रही है, मगर नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी बेशक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, लेकिन वहां पर भी होल्ड जो है वो बीजेपी का कायम जो है वो नहीं हो पा रहा है। वो कायम करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी ताकि निर्भर ना होना पड़े चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के ऊपर। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है दक्षिण की कई पार्टियों की वजह से, स्थानीय पार्टियों की वजह से खासकर, भारतीय जनता पार्टी को बार बार नुकसान झेलना पड़ता रहा है। अब क्या तमिलनाडु में फिर से नुकसान ना झेलना पड़े, इसके लिए एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना पड़ा? जिस एआईएडीएमके का साथ छोड़ दिया था अन्नामलाई की वजह से, उसी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने के लिए अन्नामलाई को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, किसी और को अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया और उसके बाद तुरंत गठबंधन की घोषणा कर दी गई, ऐलान कर दिया गया। ये तमिलनाडु में जो अमित शाह ने चाणक्य नीति अपनाई है दोस्तों, उसका ठीकरा जो है, अभी उसका जो पिटारा है वो सबके सामने आ गया है। और वो चाणक्य नीति जो है वो कितनी चाणक्य नीति है और कितनी फ्लॉप रणनीति है, ये समझ में आ चुका है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूँ जिसका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह ऐलान किया कि भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन होगा और ये जो चुनाव होगा 2026 में तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव होगा वो एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों का बंटवारा बाद में तय किया जाएगा, अभी तय नहीं किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की गुंजाइश ना रहे कि भाई कोई तकरार पैदा हो सीटों के मामले में। आगे पता चलेगा जब चुनाव आएगा दोस्तों कि सीटों के मामले में भिड़ंत होती है या फिर नहीं होती है।
अमित शाह ने कहा कि गठबंधन को लेकर एआईएडीएमके की कोई डिमांड नहीं है, ना ही बीजेपी उनके अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगी। पार्टी का एनडीए में शामिल होना दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद है। आगे वो ये भी बोले कि अगला चुनाव डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर लड़ा जाएगा। लोग डीएमके से घोटालों पर जवाब मांग रहे हैं, चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर जनता जो है वोट देगी, ये कह दिया गया है। अब ये बात शुरुआत में ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि साल 2023 में सितंबर महीने में कुछ ऐसा हुआ था तमिलनाडु में जो किसी को भूलता नहीं है दोस्तों। अलग हुए बीजेपी और एआईएडीएमके, और जब अलग हुए, अलग होने की घोषणा हुई, तो एआईएडीएमके समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया कि हाँ चलो आखिरकार फैसला ले लिया गया है और अब अलग हो गए हैं। मतलब ऐसा लगा कि इंतजार कर रहे थे कि कब अलग होंगे, ये हालात थे दोस्तों। और अब उसी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन हो गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या स्टालिन को माना जा सकता है? क्या एमके स्टालिन इसके पीछे की वजह माने जा सकते हैं? ये इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ समय से जिस कदर एमके स्टालिन की नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार, डीएमके सरकार केंद्र के साथ भिड़ रही है, केंद्र की मोदी सरकार के साथ भिड़ रही है कई मुद्दों को लेकर, वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला है। चाहे आप वो परिसीमन विवाद को ले लीजिए, परिसीमन विवाद जिसमें डीएमके का ये कहना है कि अगर परिसीमन होता है तो पहले की जनगणना के आधार पर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से जनगणना हुई और उसके आधार पर परिसीमन किया जाता है तो तमिलनाडु को अपने कई सांसदों की जो सीटें हैं वो खोनी पड़ सकती है। इससे हमारा महत्व कम हो जाएगा, दक्षिण के राज्यों का महत्व कम हो जाएगा और यह हम होने नहीं देंगे। तो परिसीमन विवाद को लेकर दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई जो है वो शुरू कर दी, और उस लड़ाई में एमके स्टालिन जो है वो तमाम पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करते हुए नजर आए। बाकायदा इसको लेकर मीटिंग तक हुई दोस्तों, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हो या फिर आप कह लीजिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो रेड्डी साहब, वो सबके सब इस बैठक में शामिल हुए। यानी इस पूरी बैठक को, यहाँ तक कि कर्नाटक की जो सिद्धरामैया सरकार है वो भी, डीके शिव कुमार सिद्धरामैया, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति इसको बना दिया गया, भाषा की राजनीति बना दिया गया और इसका नेतृत्व करते नजर आए एमके स्टालिन। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और मुद्दे की, तो वो हालिया मुद्दा है दोस्तों, जो हमने आपको दिखाया भी था कि आर.एन. रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, इनको लेकर एमके स्टालिन की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ये कहते हुए कि जितने भी बिल जाते हैं गवर्नर साहब के पास वो बिल को मंजूरी नहीं देते हैं, या तो बिल को वापस भेज देते हैं या फिर लटका देते हैं। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया। गवर्नर ने तकरीबन 10 बिल रोके थे और 10 बिल को रोकने को लेकर अवैध बताया इसको सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही ये भी कहा कि आपको किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको राज्य के गवर्नर के तौर पर बिठाया गया है, आपको संविधान के तौर पर काम करना चाहिए, संवैधानिक पद पर आसीन है आपको उस लिहाज से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी को एमके स्टालिन की सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एमके स्टालिन फिलहाल चुनौती बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, तमिलनाडु में खासकर। देखने वाली बात होगी कि पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले लोकसभा चुनाव तक जिस तरीके से एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की जमीन को इतनी मजबूती के साथ पकड़ के रखा है कि बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की वो एंट्री नहीं होने दे रहे तमिलनाडु में, क्या वो संभव हो पाएगा 2026 के चुनाव में? ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।